प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर विषय इतिहास के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, एक विशिष्ट उदाहरण। देखिए, भारत की सांस्कृतिक एकता के विषय में बहुत समय से वाद विवाद चला आ रहा है। अधिकांश विदेशी विद्वानों और पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित कुछ भारतीय विचारकों की यह धारणा रही है कि भारतवर्ष एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। यहाँ सदैव राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का अभाव रहा है। अगर हम एक पंजाबी की किसी मद्रासी से तुलना करें तो हम देखेंगे कि खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और भाषा किसी भी क्षेत्र में उनमें साम्य नहीं है। यहाँ प्रत्येक प्रदेश में प्राकृतिक विशेषताओं और सामाजिक परिस्थितियों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। राजनीतिक दृष्टि से इस देश को एक केंद्र से शासित करना सदैव कठिन रहा है। अतः मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों ने इस सिद्धांत को मान्यता दी कि भारत में सांस्कृतिक एकता न कभी थी और न आजकल है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता के विषय में शंका करने का कारण है इसकी विशालता। इसकी विशालता और विशालता जनित प्राकृतिक विविधता के कारण यूरोप के छोटे छोटे देशों के निवासी भी इसकी एकता को नहीं समझ पाते, परंतु उनका यह भ्रम ऐसा ही है जैसे कोई अंधा व्यक्ति हाथी को छूकर उसके व्यक्तित्व की एकता का अनुभव नहीं कर सकता। भारत की भौगोलिक एकता वास्तव में मानचित्र पर एक दृष्टि डालते ही स्पष्ट हो जाती है। देखते ही मालूम हो जाता है कि भारत शेष विश्व से बिल्कुल अलग है और इसकी अपनी प्राकृतिक सीमाएं हैं। कम से कम यूरोप के देशों की कृत्रिम सीमाओं से तो यह अधिक स्पष्ट है। प्रकृति की इस देन को भारतवासियों ने सिर झुकाकर स्वीकार किया है। उन्होंने प्रारंभ से ही इसको एक भौगोलिक इकाई के रूप में देखा है। प्राचीन भारत का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भौगोलिक एकता का जो बोध है वो भारतीयों को चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ तक हो चुका था। कात्यायन और सिकंदर के साथ आए यूनानी इतिहासकारों तथा कौटिल्य सभी समस्त भारत से परिचित थे। दूसरी ओर अशोक के शिलालेखों को यदि हम देखें तो उनसे मालूम हो जाता है कि उनके समय में भारत की भौगोलिक एकता पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी, परंतु चौथी शताब्दी ईसा पूर्व भी भारतीय अपने देश की एकता में विश्वास करते थे। इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इसका एक प्रमाण हमारे देश का नाम है। इसका आधुनिक नाम इंडिया विदेशियों की देन है। प्राचीन काल में फारस के निवासियों ने भारत को सिंधु नदी के नाम से सिंधु नाम दिया, परंतु फारसी में स का है हो जाता है, इसलिए वे इसे हिंदू कहने लगे। इसी से इंडिया और यूनानी भाषा के इंडो शब्द की व्युत्पत्ति हुई। हमारे देश का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप है, परंतु यह भारत या भारतवर्ष के नाम से अधिक पुकारा जाता है। यह नाम प्रसिद्ध सम्राट भरत के नाम पर रखा गया था। उसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उनके द्वारा किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है, क्योंकि आर्यों ने संपूर्ण देश को एक नाम दिया। इससे स्पष्ट है कि वे इसे एक इकाई के रूप में देखते थे। दूसरा प्रमाण ऋग्वेद का वह मंत्र है जिसमें आर्यव्रत की नदियों की स्तुति की गई है। उस समय तक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान इतना विस्तृत नहीं था, परंतु जो उनकी सभ्यता का प्रसार होता गया, उनके देश की सीमाएं विस्तृत होती गई। पुराणों में जिस स्थान पर मातृभूमि की कल्पना 7 नदियों के देश के रूप में की गई है, वहाँ उनमें दक्षिणापथ की गोदावरी
और कावेरी नदियाँ भी सम्मिलित की गई हैं। महाभारत और पुराणों में भारत को 7 पर्वतों का देश कहा गया है। इसमें समस्त देश के मुख्य पर्वतों के नाम आ जाते हैं। इसी प्रकार 7 पवित्र पुरिकाओं में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, द्वारिका और अवंतिका के साथ कांची का नाम भी है। जब शंकराचार्य ने देश में वेदांत धर्म को चिरस्थायी बनाने के लिए मठ स्थापित किए, तब उन्होंने भारत के दूरस्थ स्थानों को चुना। हिंदू धर्म का कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसके पवित्र धार्मिक तीर्थ भारत के विभिन्न भागों में बिखरे न हों। ये तीर्थ भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। दक्षिण भारत के निवासी प्रयाग, हरिद्वार, काशी, अमरनाथ, बद्रीनाथ तथा अन्य तीर्थों के दर्शन को आते हैं। उत्तरी भारत के निवासी कांजीवरम, रामेश्वरम, नासिक तथा अन्य तीर्थों के दर्शनार्थ दक्षिण भारत जाते हैं। हिंदू धर्म के समान बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान भी समस्त भारत में बिखरे हुए हैं। सांस्कृतिक एकता का बोध कराने में धर्म के साथ राजनीति भी सहायक हुई। भारत के राजाओं ने अपने सम्मुख सदैव चक्रवर्ती सम्राट का पद एक आदर्श के रूप में रखा। चक्रवर्ती होने के लिए समस्त देश का स्वामी होना अनिवार्य था। यह तथ्य बताता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्राचीन भारत को एक इकाई माना जाता था। यद्यपि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जिसको समस्त देश का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य था, तथापि चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श बहुत पुराना था। वैदिक साहित्य में सार्वभौम शासक के लिए अधिराज, एकराट और सम्राट शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनके अभिषेक के अवसर पर विशेष यज्ञ होते थे। जिस शासक का जो पद होता था उसी के अनुरूप यज्ञ का विधान था। राजसूय यज्ञ साधारण राजाओं के लिए और अश्वमेध और वाजपेय सार्वभौम सम्राटों के लिए थे। ये सार्वभौम शासक केवल कल्पना की वस्तु न थे। वैदिक साहित्य, महाभारत और पुराणों में बहुत से शासकों को पृथु, दिलीप, सागर, ययाति, मानधाता और युधिष्ठिर इत्यादि के नाम आए हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था। यह विचार केवल वैदिक धर्मावलंबियों तक सीमित नहीं था। बौद्ध धर्म में भी चक्रवर्तित्व का आदर्श मिलता है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण अशोक है। मौर्य समय से यह आदर्श बहुत लोकप्रिय हो जाता है। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सार्वभौम सम्राट की कल्पना ने लगभग सभी राजाओं को प्रभावित किया और पुष्यमित्र शुंग, भारसेन शासकों, प्रवरसेन वाकाटक और गुप्त सम्राटों ने ऐतिहासिक युग में अश्वमेध यज्ञ करके अपने सर्वोपरि पद की घोषणा की। इस देश को जिन तत्वों ने सांस्कृतिक और भावात्मक एकता के सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र के रूप में जीवंत रखा है, उनमें संस्कृत भाषा का प्रमुख स्थान है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस देश की विभिन्न भाषाओं में कुछ अपवादों को छोड़कर वर्णमाला, शब्दावली तथा व्याकरण संरचना में एक आधारभूत समानता है। चाहे इन भाषाओं को आज हम आर्य या द्रविड़ आदि विभिन्न भाषा समूहों में रखने लगे हों, यह महत्वपूर्ण है कि समस्त भारतीय भाषाओं की, जिनमें बंगाली, मराठी आदि आर्य भाषाएं भी हैं और तमिल, तेलुगु आदि द्रविड़ भाषाएं भी, वर्णमाला और वर्णों का क्रम बिल्कुल एक सा है। स्वर और व्यंजन, कैवर्ग, चयवर्ग आदि का विभाजन बिल्कुल समान है। वर्णक्रम की यह समानता अन्य विभेदों के बीच एकता की आधारभूत कड़ी है। यह एकता चाहे मूल भारोपीय भाषा के कारण हो या वेद भाषा के कारण, किंतु यह सत्य है कि संस्कृत ने जो वर्णक्रम अपनाया वह सभी भाषाओं ने अपनाया। संभवतः पाणिनीय व्याकरण की सर्वमान्यता के कारण इस देश की समस्त भाषाओं ने संस्कृत के वर्णक्रम को अपनाया। अष्ट अध्यायी और वाणिनी शिक्षा का यह वर्णक्रम सारे देश का वर्णक्रम बन गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।